हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर 20 के दांत जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है उसका आज हम लेखक परिचय जानेंगे। ठीक है, लेखक परिचय जानेंगे। तो चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत, जो कि क्या है, एक कहानी है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शख्स का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में लेखक परिचय हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, लेखक परिचय हम लोगों ने क्या करते हैं, जान लेते हैं। लेखक परिचय हम लोगों का क्या है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा का लेखक का क्या नाम है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बादरघाट के पटना में हुआ था। बदरघाट पटना में हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बादरघाट पटना में हुआ था किसका जन्म, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। इनके पिताजी का क्या नाम है, तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी का नाम है। माताजी का क्या नाम है, रत्नावती देवी। ठीक है, इनके माताजी का क्या नाम है, रत्नावती देवी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे आप इनके ट्रिक से याद रख सकते हैं, यानी कि आप इनका अगर जब जन्म याद हो गया कि 18 फरवरी, यहाँ पे आपको क्या हो गया, इनका जन्म याद हो गया कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे 16 के जगह पे आपको 61 कर देना है, यानी कि 6 को इधर कर देना है और 1 को उधर, तो इनका मृत्यु भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादातर शनि पूछता है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकी रचना क्या है, प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानंड, संत का परंपरा, कहानी संग्रह। इनका इम्पोर्टेंट क्या है, बस खाली दृष्टिकोण है। यहाँ पे आप दृष्टिकोण को देख सकते हैं, दृष्टिकोण और कहानी संग्रह, ये दो इनके इम्पोर्टेंट क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है। वैसे भी आप सारे याद कर लीजिएगा, लेकिन हाँ परीक्षा की दृष्टि से यही दो गो इम्पोर्टेंट है। और मानदंड, बस ये 3 ठे आप याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं घबराएगा। और देखिए इनका मेन चीज़ क्या क्या है, इनका लेखक हैं तो इनका जन्म परिचय तो आपको याद ही रखना है। इनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम हमेशा पूछता है। इनका भाषा क्या था, तो भोजपुरी। तो ये 3 पूछता है। और दृष्टिकोण ज़्यादातर परीक्षा में देखने को मिला है, तो आप दृष्टिकोण को भी याद रख सकते हैं इनकी रचना में। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, यहाँ से कौन कौन टकराएगा। तो लेखक परिचय में आप लोग को समझ में आया, लेखक परिचय आप लोग को समझ में आया। तो लेखक परिचय इतना ही तक था, लेकिन तब पर भी कुछ हम लोग क्या कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी पढ़ लेते हैं आज हम लोग। क्या जो 20 के दांत कहानी है, इसका सारांश लिखा गया है कि 20 के दांत कहानी का नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्या टकराएगा कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस कहानी के अत्यधिक दुलार, प्यार के कुपरिणाम, सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इसमें कहानी में क्या क्या बताया गया है, तो साहित्य दुलार, यानी कि अत्यधिक दुलार मतलब सबसे अधिक दुलार करने वाले व्यक्ति, और प्यार, और इसके कुपरिणाम यानी कि अच्छा परिणाम नहीं, बहुत ही खराब परिणाम, और सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का प्रयास किया गया इसमें। ठीक है, तो इस कहानी में सेन साहब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं। किसके मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। इन्होंने अपने घर में काफ़ी इन्होंने अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीबी की भलाई नहीं जानते थे, ये गरीबों की भलाई करना नहीं जानते थे। इनकी एक नई काले रंग की कार है। इनका स्टीमंडल दंड था। ठीक है, जिनका 7,000 नाम है। ठीक है, 7,000 का दाम है। काली कार
मतलब जो काले रंग की कार है उनका कितना 7,000 7,500 यानी कि दाम था 7.10 7.5 यानी कि 7,500 इनके जो गाड़ी है काले रंग की जो कार है उसका दाम है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो नलिनी बलोचन शर्मा है ये इस कहानी में क्या चीज़ उजागर करने का प्रयास किए हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि नलिनी बलोचन शर्मा जो है अत्यधिक दुलार और इसके कुपरिणाम सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का प्रयास किए हैं। जिसमें एक व्यक्ति का नाम बताएं जिनका नाम है सेन साहब। सेन साहब जो अमीर व्यक्ति हैं और जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं और इनका अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीबों को भलाई करना नहीं चाहते थे, ठीक है। इनके एक काले रंग की कार थी जिसका दाम था 7,500। कासू सेन साहब का पुत्र था। कासू जो था सेन साहब का पुत्र था जिसके प्यार से खोखा पुकारा जाता था। यानी कि कासू को प्यार से क्या पुकारा जाता था? खोखा। अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था, यानी कि उसके उल्टा करता था। इनकी क्या थी? इनकी पाँच पुत्रियाँ थी जो कठपुतली के समान माना गया है। कठपुतली मतलब वही समझ जाइए कि घर का गुलाम करने वाले व्यक्तियों, यानी कि 5 पुत्रियों को गुलाम करने के लिए माना गया है। हमें इस प्रकार हर प्रकार की ताबीज़ सिखाया गया है, खोखा को नहीं। यानी कि लड़कियों को आपको मतलब बताया गया है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए हर एक कानून है लेकिन खोखा के लिए नहीं है। इस कहानी में बिगड़े बाप की विडंबना का संतान है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहना क्या चाह रहा है कि यह जिद्दी लड़का है और जो उनके मन में आता है कि अपने पिता के जैसे अहंकारी है। ये क्या है? अहंकारी है, जिसकी हर गलती माता पिता को खुशी होती है और बेटा को आगे चल के इंजीनियर बनना देखना चाहते थे। यानी कि जो भी खोखा गलत काम करता था तो उनको क्या लगता था सेन साहब को कि हमारा बेटा आगे चल के क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। जो भी गलत काम करता था, जो भी घर का जो भी सामान वामान तोड़ ओड़ देता था, जो भी आप समझिए कि बिगड़े बाप का संतान था, बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान था, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इस कहानी में एक मदन नाम का गरीब गिरधर लाल का बेटा था। मदन नाम का एक लड़का था। किसका बेटा था? गिरधर लाल का। बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था, ठीक है। एक समय की बात है, मदन की जब कार से छूना चाहता है, यानी कि मदन क्या गिरधर लाल के बेटा है, वो काली कार जो थी उसको सेन साहब की उसको छूने का प्रयास करता है। तो उसी सेन साहब के ड्राइवर यानी प्रोफेसर ने धक्का मार दिया और वह एक सड़क पर गिर गया और इसके संदर्भ में पैरों के खून निकलने लगा और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन का पिटाई करवाया गया। अर्थात इस कहानी में जब कोई भी गरीब किसी के शरण में आता है तो गरीबी का साथ नहीं देता है। सही बात है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के शरण में आता है तो कोई उसका साथ नहीं देता। यानी कि गिरधर लाल का एक बेटा है जिसका नाम है क्या? मदन नाम है। जो आता है तो सेन साहब के काली कार को छूने का प्रयास करता है तो उनका जो ड्राइवर था उसको ढकेल देता है तो पैर कटा जाता है मदन का। यही बताया गया है इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कहानी में आप ये भी पढ़ेंगे कि इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू खेल से माना जाता है। यानी कि इस कहानी में कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था वो लट्टू खेल को लेकर हुआ था। लट्टू का खेल को लेकर हुआ था, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धक्के दे दिया गया। उसके बदले क्या इसको दे दिया गया?
लट्टू खेल आप याद रखिएगा। यानी कि मदन को क्या करने दिया, नहीं छूने दिया, गाड़ी छोड़ने दिया और ढकेल दिया गया। इसके बाद इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया और कासू ने मदन के 2-4 घूसा जमा दिया। कासू ने मदन को क्या कर दिया, 2-4 घूसा जमा दिया। तब मदन ने भी कासू को 2 दांत मारकर तोड़ दिया और इसके माध्यम से हानिकारक मतलब इस माध्यम से कहानीकारक बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होता है, उसके अमीरी और गरीबी का पहचान नहीं होता है, उसे अमीर और गरीब का पहचान नहीं होता है। ठीक है, सही बात है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेखक है बताना चाह रहे हैं कि मतलब उसको आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि इसमें जो मदन उसको उसकी जो सेन साहब की कार थी उसको छूने नहीं दिया गया। तो वो भी सोचा कि भैया हम भी लट्टू खेल रहे हैं तो कासू काहे नहीं हमारे में खेलेगा, तो खेलने के लिए मना किया। तो कासू ने क्या कर दिया, 2-4 घुसा मतलब मार दिया उसको। ठीक है, तो मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया गया। यानी कि देखिए कि इस मतलब गिरधर लाल जो व्यक्ति था, उसके मदन के पिता गिरधर लाल थे, उनको नौकरी पर निकाल दिया गया। कहाँ काम करते थे, सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, तो निकाल दिया गया। वही गिरधर लाल जो रोज़ अपने बेटे की पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छत्रपति मतलब शाबाशी लगाया और इस शाबाशी होते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। यानी कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी अपने आप को अमीरी के अहंकार में दबा हुआ होता है, तो या चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे छोटे जो बच्चे होते हैं, उन लोग के अंदर गरीबी और अमीरी का फ़र्क नहीं दिखाई देता है। उन लोग बस ये सोचते हैं कि हमको क्यों मारा हो, चाहे हमको ये, वो लोग अमीरी और गरीबी का यहाँ पे भेदभाव नहीं देखते हैं। तो आप इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अमीर होते हैं वो अपने आप पे बहुत घमंड करते हैं। देखिए झगड़ा किया कौन, मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन गिरधर लाल को कहाँ निकाल दिया गया, फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। तो उसके संदर्भ में वो क्या किए, क्या तू कर दी। तो कल हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को सारांश समझ में आ गया होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।